क्वेश्चन आज आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से 50 क्वेश्चन होगा और इसका जवाब हर संभव प्रयास कीजिएगा कि आप अपने मन से दे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है संसदीय लोकतंत्र वह है जहां पर क्या, संसदीय लोकतंत्र किसको कहते हैं? संसदीय लोकतंत्र का अगर बात कीजिएगा तो जिसमें कुछ सदन मिलकर के काम करते हैं, जैसे भारतीय संसद का अगर बात कीजिएगा तो भारतीय संसद के अंतर्गत आपका लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही साथ राष्ट्रपति, ये तीन व्यक्ति मिलकर के क्या करते हैं, ये तीन व्यक्ति मिलकर के संसद के अंतर्गत काम करते हैं। और भारत में कानून निर्माण करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है वो सबसे बड़ी संस्था आपका संसद ही है। और संसदीय लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि निम्नलिखित दिए गए तीन कूट में से कौन सा सही है? तो सबसे पहला पर ये कह रहा है कि जन सहभागिता और संभ्रात वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है। बिल्कुल, जन सहभागिता का मतलब ये होता है कि आम लोग इसमें भाग लेते हैं। हाँ, आम लोग भाग लेकर के अपने प्रतिनिधि, जैसे लोकसभा, जिसे आप लोग सांसद सदस्य कहते हैं, अपने सांसदों को चुनते हैं और उसी के द्वारा जो है इसमें शासन प्रशासन चलाया जाता है। तो जन सहभागिता और संभ्रात वर्ग के शासन के बीच एक क्या ये संतुलन है, ये बिल्कुल आपका सही है, पहला आपका सही है। दूसरा, सरकार, यहां पर सरकार हो गया, सरकार कर लीजिएगा। सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है, यह भी आपका सही है। क्यों? क्योंकि आम जनता के द्वारा ही अपने प्रतिनिधि को चुन करके वहां पर प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाता है। जैसे विधायक को कौन चुनता है? हम चुनते हैं। सांसद को कौन चुनता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम चुनते हैं और हमारा ही प्रतिनिधित्व वो लोग करता है। क्या सरकार के लिए ये पॉसिबल है कि एक एक लोगों का आकर के बात सुने? बिल्कुल नहीं। यहां पर हमारे प्रतिनिधि हमारी समस्या को सुनते हैं और हमारे समस्या को वहां पर पटल पर रखवाते हैं। इसलिए सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो दूसरा भी आपका क्या है? सही है। दूसरा भी आपका क्या है? यहां पर सही है। तीसरा पढ़िएगा, सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रायोजित किया जाता है। बिल्कुल, जो सांसद को चुनता है, यानी कि हम सांसद को चुनते हैं, तो वो हमारे विचार और कार्य को क्या करता है? करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 आपका सही है। 1, 2 और 3 आपका सही है। 1, 2 और 3 यहाँ पर आपका क्या है? सही है। 1, 2 और 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है? राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है। सहमति, तर्कसंगत प्रज्ञा, शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति या सार्वजनिक कारण। तो इसमें अगर बात कीजिएगा तो शासक के राजनीतिक इच्छा शक्ति, मतलब यह हुआ कि जो हमारे लिए शासन कर रहा है, जो सरकार शासन कर रही है, क्या वो अपने इच्छा शक्ति के अनुसार काम करेगी? बिल्कुल नहीं। वो जो काम करेगी वो काम संविधान के अनुसार करेगी, वो काम संविधान के अनुसार करेगी। अर्थात यहां पर बोल रहा है राजनीतिक वैधता का स्रोत कौन सा नहीं है? तो शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। अर्थात राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा, दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा किसने दिया था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के अंतर्गत बिहार राज्य की भूमि से जन्म लिए जयप्रकाश नारायण, जिसे लोक नायक का उपाधि दिया गया है, ये जेपी आंदोलन शुरू किए थे और जेपी आंदोलन के दौरान ही जो है ये दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा दिए थे। और दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा का अगर बात कीजिएगा तो जेपी तो दिए ही थे, जयप्रकाश नारायण दिए ही थे। जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसके साथ साथ जो है एक महात्मा गांधी भी जो है दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में थे। मतलब ये जो है बोल रहे थे कि कोई भी यहाँ पर जो दल, राजनीतिक दल जो है काम ना करे। इसको लेकर के दल रहित जो आपका लोकतंत्र की अवधारणा के पक्ष में एक जयप्रकाश नारायण और एक महात्मा गांधी थे। ये क्वेश्चन हम आपको करवाए हुए हैं पॉलिटी में, लाडो किताब में भी ये क्वेश्चन है। अर्थात राइट उत्तर यहाँ पर महात्मा गांधी नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर दोनों रहता तो दोनों उत्तर होता, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे, इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? भारत के संविधान के अंतर्गत प्रारूप समिति का बात कीजिएगा तो टोटल इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन इसमें टोटल 9 व्यक्तियों ने काम किया। जिसमें भीमराव अंबेडकर का अगर बात कीजिएगा तो भीमराव अंबेडकर, ये बी.आर. अंबेडकर इसके क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर बात कीजिएगा भीमराव अंबेडकर के अलावा के.एम. मुंशी, ये भी इसके सदस्य थे। कृष्णा स्वामी अयंगर, ये भी इसके सदस्य थे। लेकिन महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इसके सदस्य नहीं थे। इसके 9 सदस्य कौन कौन थे? टोटल सदस्य तो आपका 7 ही हुआ, लेकिन 9 व्यक्तियों में अगर बात कीजिएगा तो भीमराव अंबेडकर 1, 2 के.एम. मुंशी, 3 आपका कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा का अगर बात कीजिएगा तो चौथा में यहां पर आपका नाम चलाएगा किसका? एन गोपाल स्वामी अयंगर।
गोपाल स्वामी अयंगर। अयंगर ये चौथा सदस्य थे। पांचवा का अगर बात कीजिएगा, गोपाल स्वामी अयंगर के बाद इसमें था आपका मोहम्मद सादुल्ला। कौन था आपका? मोहम्मद सादुल्ला या मोहम्मद सादुतुल्ला, मोहम्मद सादुतुल्ला। इसके अलावा इसमें छठा अगर बात कीजिएगा तो छठा में इसमें नाम आता है एन माधव स्वरूप का, एन माधव स्वरूप का, माधव स्वरूप का, एन माधव स्वरूप का, माधव स्वरूप का इसमें नाम आता है। एन माधव स्वरूप के बाद अगर बात कीजिएगा, सॉरी एन माधव स्वरूप ने एन माधव राव, माधव स्वरूप लिख दिए, एन माधव राव। एन माधव राव के अगर बात कीजिएगा स्वास्थ्य कारण से जब ये इस्तीफा दे दिए तो इसके बाद इनके स्थान पर आए थे बीएल मित्रा। कौन आए थे आपका? बीएल मित्रा, बीएल मित्रा, बीएल मित्रा, बीएल मित्रा। इसके अलावा सातवां सदस्य का अगर बात कीजिएगा, जो आपके जो प्रारूप समिति के सदस्य थे वो थे टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। और जब टीटी कृष्णमाचारी की मृत्यु हो जाती है तो इनके टीटी कृष्णमाचारी आते हैं किसके मृत्यु के बाद? डीपी खेतान के मृत्यु के बाद। इसके सदस्य थे डीपी खेतान। डीपी खेतान का क्या हो जाता है बाबू? यहाँ पर मृत्यु हो जाता है और डीपी खेतान के मृत्यु के बाद जो सदस्य बनते हैं वो बनते हैं टीटी कृष्णमाचारी। यही 9 व्यक्तियों ने मिलकर के क्या किया था? यहाँ पर शासन प्रशासन जो है ये प्रारूप समिति का संभालने का काम किया था। तो राइट उत्तर पूछ रहा है इसमें कौन नहीं था? तो आपका महात्मा गांधी नहीं होंगे, महात्मा गांधी नहीं होंगे। आगे, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था? तो विचार विमर्श में अगर बात कीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का सबसे पहला बैठक हुआ था तो पहला बैठक में इसने क्या किया था? भाग नहीं लिया था। पहला बैठक में इसने भाग नहीं लिया। और जब दूसरा बैठक आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था तो 1946 को ये मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया था? बहिष्कार कर दिया गया था। बहिष्कार किया, क्या किया? बहिष्कार किया। अर्थात इसमें विचार विमर्श में जो भाग नहीं लिया है वो है आपका कौन? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इसमें जो है भाग नहीं लिया था। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और पता है ना आंसर की जो है वायरल हो रहा है, आंसर की वायरल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की विशेषता कौन सा नहीं है? मूल अधिकार भारत के संविधान की विशेषता है, बिल्कुल है, मूल अधिकार है। न्यायपालिका भारत में स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। परिसंघवाद है। संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति नहीं, ये आपका गलत है। यहां पर निर्विवाद शक्ति नहीं बल्कि यहां पर होगा सीमित शक्ति। संसद के पास संविधान में संशोधन करने के लिए निर्विवाद शक्ति नहीं बल्कि सीमित शक्ति है। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन के बारे में कहा गया कि ऐसा मामला जो हमारे मौलिक अधिकार के मूल ढांचा से संबंधित है उसमें संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन निर्विवाद का मतलब यह हो जाता है कि संसद किसी भी भाग में कोई भी मैटर में संशोधन कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। संसद के पास सीमित शक्ति है और यह सीमित चीजों में संशोधन कर सकती है। तो राइट उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट, ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, डी। आगे, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? अच्छा याद कीजिए, तो स्टैटिक का क्लास जब हम करवा रहे थे संवैधानिक स्रोत, स्टैटिक का क्लास हम जब करवा रहे थे संवैधानिक स्रोत, किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया? किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया? जब स्टैटिक का क्लास करवा रहे थे तो उसमें हम पूरा का पूरा प्रावधान बताए कि नहीं बताए हैं? तो नागरिकता का बारे में, नागरिकता यहां पर दे दिया सबसे पहले आयरलैंड। आयरलैंड से तो आपका डीपीएसपी लिया गया, डीपीएसपी कहीं से नहीं होगा। सिंपल नागरिकता का अगर बात कीजिएगा, एकल नागरिकता, ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, जिसे आप लोग यूके भी कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूके या इंग्लैंड कहते हैं। तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया है? तो यहां पर पूछ रहा पारित कब किया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सा हम आपको बैक हिस्ट्री बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था?
पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और बाद के दिनों में जाकर के 22 जनवरी 1947 ईस्वी को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को वही संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया, स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके पारित कर दिया, और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका जो है प्रस्तावना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्रस्तावना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पारित पूछ रहा है तो पारित में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पारित में क्या हो जाएगा आपका बाबू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार, गठन के वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए। मान लीजिएगा कि पहला हम ले लेते हैं गुजरात को, एक ही नंबर ऑप्शन ले लेते हैं। पहला क्या है आपका गुजरात। गुजरात का गठन कब हुआ है, तो गुजरात का बात कीजिएगा तो 1960 ईस्वी में गुजरात का गठन हुआ है, 1960 ईस्वी में। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपका एचपी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ है तो 1971 में, 1971 में भारत पाक का जब युद्ध चल रहा था। तीसरा आपका है नागालैंड, एन नागालैंड। नागालैंड का गठन कब हुआ है तो नागालैंड का गठन का बात कीजिएगा 1963 में, 1963 में। और अंतिम बच गया यहाँ पर आपका सिक्किम। सिक्किम का गठन कब हुआ है 1975 में, 1975 में, क्योंकि पूर्ण राज्य आपका 1975 में बन गया था। तो अब इसको बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे पहले आप देखिएगा तो 1960 वाला आएगा। एक नंबर पर गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद 1960 के बाद 71 नहीं 63 आएगा तो नागालैंड। नागालैंड के बाद आपका 71 वाला आएगा हिमाचल प्रदेश, और तब आएगा आपका सिक्किम। GNHPS, गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा बी, यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। का ऋषा जी कुछ डाउट है का, डाउट रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के संबंध में सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कितने भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर जा सकते हैं, ये इधर आता 100। तो आप DPSP को जब पढ़ते हैं तो इसे भी आप जानते हैं कि उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, जिसमें समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो समाजवादी है ही, उदारवादी है ही, गांधीवादी है ही, तो प्रयुक्त तो सब मारिए, क्योंकि DPSP को पढ़ने के लिए, सहज बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए उसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, और वो 3 भाग है, एक आपका समाजवादी, एक है आपका गांधीवादी, एक है आपका उदारवादी। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, केवल एक सही या 3 आपका गलत हो जाएगा। केवल और केवल इसमें एक सही होगा, 3 आपका इसमें गलत हो जाएगा। पहला, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध यानी नागरिक के खिलाफ राज्य का दावा है, नहीं। आपका जो अधिकार होता है ना, मौलिक अधिकार, वो राज्य के खिलाफ नागरिक का दावा होता है, राज्य का दावा नहीं, नागरिक का दावा। हमारा मौलिक अधिकार अगर हनन करेगा राज्य तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, जाएंगे, मेरे पास राइट है। ये नहीं कि राज्य के पास राइट है कि आपके मौलिक अधिकार को तोड़ देगा, आपके मौलिक अधिकार को खत्म कर देगा। तो ये आपका पहला गलत है। दूसरा, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अधिकार वे विशेषाधिकार थोड़ी है, अधिकार बस अधिकार है, विशेष अधिकार थोड़ी है, ये गलत है। तीसरा, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक का दावा है। हाँ, हम आपको भी तुरंत बोले थे ना, नागरिक का दावा है, राज्य का दावा नहीं है। तो राइट उत्तर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा अधिकार होता है वो अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है और नागरिक का दावा होता है, और नागरिक का दावा होता है, नागरिक का दावा होता है। जवाब नेक्स्ट, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। सबसे पहले सूचना के अधिकार का अगर बात कीजिएगा तो इसे कहा जाता है RTI, 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 राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे 2005 ईस्वी में क्या किया गया था, RTI को पारित किया गया था। 2005 ईस्वी में पारित किया गया था RTI को। और ये सूचना का अधिकार का अगर बात कीजिएगा तो वर्तमान में यह एक आपका विधिक अधिकार है, यह आपका एक विधिक अधिकार है। विधिक बोले तो ये आपका एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। आज हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, RTP, RTP अधिकार का बात कीजिएगा तो ये शुरू से नहीं था। 24 अगस्त 2017 ईस्वी को, 24 अगस्त 2017 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है निजता के अधिकार के संबंध में। और 24, यहां पर 26 लिख दिया, 24 अगस्त 2017 का अगर बात कीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। और वो फैसला हुआ, जो केस जो चल रहा था उसमें 9 न्यायाधीश का पीठ था। टोटल इसमें अगर बात कीजिएगा तो 9 न्यायाधीश का पीठ था इसमें।
9 न्यायाधीश का पीठ था। 9 न्यायाधीश मिल करके इस मामला को सुन रहे थे और वो था आपका के.एस. पुट्टा स्वामी बनाम, वो जो मामला आपका चल रहा था के.एस. पुट्टा स्वामी, के.एस. पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामला, भारत संघ मामला। और इस भारत संघ मामला में, भारत संघ मामला में अगर बात कीजिएगा तो 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश की पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और इस निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानते हुए अनुच्छेद 21 का क्या बताया, भाग बताया। इसके बारे में बोला कि ये अनुच्छेद 21 का क्या है, भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का निजता के अधिकार को भाग माना और ये कब से माना जाता है, 2017 से माना जाता है, जिसमें 9 न्यायाधीश की पीठ ने इस मामला में फैसला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष अगर भारत में बात कीजिएगा, वित्तीय वर्ष जो माना जाता है, फाइनेंशियल ईयर जो माना जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को, 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो कहा जा रहा है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण, जिसे आप आम भाषा में बजट कहते हैं, क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, इसे बजट कहते हैं। बजट सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा, जो मतलब बजट को जो आप सदन में पेश करते हैं, इस बजट को आप कब पेश करते हैं, क्या आज कर दीजिएगा, क्या कल कर दीजिएगा, क्या परसों कर दीजिएगा, या तरसों कर दीजिएगा, जब मन होगा तब कर दीजिएगा, नहीं। बजट पेश करने के लिए आपको जो निर्देश देगा वो निर्देश देगा भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। और हम आपको पढ़ाए हुए भी हैं, बजट को पेश करवाता कौन है, बजट को पेश करवाता कौन है, करवाता है भारत का राष्ट्रपति। और बजट को पेश करता कौन है, बजट को पेश करता है भारत का वित्त मंत्री। कौन करता है, वित्त मंत्री। पॉलिटी में ये हम आपको अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो राइट उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी बी। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। संसद के बारे में अब गलत कथन को खोजना है कि कौन सा संसद के बारे में गलत है, कौन सा संसद के बारे में गलत है। और एक बाबू का कमेंट आ रहा है कि सर आप बहुत दयालु नहीं है, कौन सा गलत है। सबसे पहला, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से संसद बनती है, बिल्कुल बनती है, सही है। ये लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। कौन बोला लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होता है, लोकसभा में मनोनीत सदस्य होता है, लोकसभा में मनोनीत सदस्य होता है। और लोकसभा में मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ बोल रहा नहीं होता है, होता है, तो यही आपका क्या है, गलत है। इसके बाद तीसरा, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं भंग, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा जो है, यहाँ पर जो है राज्यसभा को भंग, एक लाइन इसमें छूट गया, नहीं, इसमें लिख लीजिएगा, नहीं, नहीं छूट गया, नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ये सही है। यहाँ पर जो है लिख लीजिएगा, नहीं, नहीं छूटा हुआ है। और राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी 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 बी। क्लियर है। मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, ये भी क्वेश्चन हम आपको पॉलिटी पढ़ाते समय करवाए हुए हैं कि मंत्री का अगर बात कीजिएगा, जब ये सामूहिक हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जब ये समूह में रहता है, तो समूह में सामूहिक रूप से जो ये उत्तरदायी होता है, ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति। लेकिन वही मंत्री जब पार्टिकुलर बन जाता है, व्यक्तिगत बन जाता है, व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद को धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहेगा उस मंत्री को उसके पद से हटा सकता है, उसके अयोग्यता के आधार पर। तो पूछ रहा व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति, सामूहिक रूप से हो जाएगा लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। क्लियर है। आगे चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं, यह आपका अनुच्छेद 61 में चर्चा है। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग की चर्चा। क्या है, महाभियोग की चर्चा। वहीं अगर बात कीजिएगा अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में क्या है, तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति की चर्चा है, राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति की चर्चा है। अनुच्छेद 74 में क्या है, तो अनुच्छेद 74 में जो है मंत्री परिषद की चर्चा है, अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद की चर्चा है। और अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 में है वैसा कोई
कोई कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को अगर अवरुद्ध करता है तो वो स्वतः खत्म हो जाएगा। कोई भी कानून अगर बना रहे हैं, अगर वो हमारे मौलिक अधिकार को रोक रहा है तो वो कानून अपने आप समाप्त हो जाएगा। यही आपका अनुच्छेद 13 में है। यह महाभियोग के बारे में बोल रहा था, तो हो जाएगा राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जिला न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। पहला, जिला न्यायाधीश के पद के लिए अर्हता की एक शर्त है कि उस व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता मतलब होता है वकील, एडवोकेट का अनुभव हो। बिल्कुल यही आपका क्या है, सही है कि अगर आपको जिला न्यायाधीश बनना है, डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, तो आपको जो है 7 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके लिए? जज बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके नियुक्ति राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं, इसका नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। इसकी नियुक्ति के लिए राज्य उच्च न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीश नहीं, बल्कि इसका कोई संख्या निश्चित नहीं है, इसका कोई संख्या निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो सही आपका पूछ रहा है, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे, लोकसभा में सभी राज्य यानी संघ शासित राज्य को छोड़ करके, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ करके, यूटी को छोड़ करके कुल प्रतिनिधि अधिकतम कितना हो सकता है? मतलब जितना भी राज्य है उस राज्य का अगर बात कीजिएगा 28 राज्य का, 28 राज्य को मिला करके लोकसभा का टोटल सीट कितना हो सकता है अधिकतम? तो अधिकतम ये सीट आपका 530 हो सकता है, 530 हो सकता है, 530 हो सकता है। और यूटी का भी मिला लीजिएगा, यूटी को मिला लीजिएगा तो ये 550 हो जाएगा। पहले इसमें 552 था, लेकिन जो 2 एंग्लो इंडियन था, आंग्ल भारतीय था, आंग्ल भारतीय के पद को समाप्त कर दिया गया। अब इसमें जो है टोटल अधिकतम संख्या 550 हो गई है। और यहां पर पूछ रहा है केवल और केवल राज्य का, तो राज्य के लिए हो जाएगा राइट उत्तर आपका 530, 530, 530। आगे, कोई भी नई अखिल भारतीय, यहां पर काई नहीं, कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित किया जाएगा? पढ़ाए हुए हैं। नया अगर कोई भी अगर आपको देश स्तर का अखिल भारतीय सेवा को बनाना है तो ये राज्यसभा के किसी प्रस्ताव के द्वारा ही बनेगा, ये राज्यसभा के किसी प्रस्ताव के द्वारा ही बनेगा। और इसकी चर्चा का अगर बात कीजिएगा तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 312 में इसकी चर्चा है, अनुच्छेद 312 में इसकी चर्चा है। डेली आपका इसमें 20 क्वेश्चन आपका पॉलिटी का था। अब यहां से आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन, वास्को दा गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन को खोजते हैं। पहला, क्या वास्को दा गामा 1498 ईस्वी में भारत यात्रा के समय कालीकट के शासन जमोरिन, जिसे समुद्री कहा जाता है, वो था? बिल्कुल। जब ये 1498 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाए हैं, सबसे पहला इंट्रोडक्शन यही दिए थे। तो भारत यात्रा के समय उस समय कालीकट का जो राजा था वो राजा जमोरिन था, जिसे समुद्री भी कहा जाता है। तो ये आपका पहला सही है। प्रथम यात्रा में वास्को डा गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा था? नहीं, ये आपका गलत है। अगर वास्को डा गामा का अगर बात कीजिएगा तो ये जो आया था, आया का अगर हम बात कर दे तो ये आया था आपका 20 मई 1498 को, 20 मई 1498 को आया था। और ये चला गया था कब? ये गया था अगस्त 1498 को। तो लगभग ये मात्र 3 महीना ही रहा था। सबसे पहली बार ये मात्र 3 महीना ही रहा था। तो यहां बोल रहा है कि ये 1 साल रहा था, 1 साल ये नहीं रहा था, दूसरा गलत है। तीसरा, वास्को दा गामा पुनः 1501 ईस्वी में क्या ये भारत की यात्रा पर आया था? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 1501 ईस्वी में ये भारत की यात्रा के लिए निकला और 1502 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत पहुंचा था। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये 3 सही है, 1 सही है, तो राइट उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है, दूसरा आपका क्या है? गलत है। दूसरा आपका गलत है, दूसरा आपका गलत है। आगे, रैयतबारी व्यवस्था सबसे पहले कहां लागू की गई थी? रैयतबारी व्यवस्था, रैयतबारी व्यवस्था को देखते हैं कि रैयतबारी व्यवस्था को सबसे पहले कहां लागू किया गया था। रैयतबारी व्यवस्था का अगर हम बात करें तो 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में सबसे पहले मद्रास में लागू किया गया था। और मद्रास में लागू किया था अलेक्जेंडर रीड, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा क्या किया गया था? 1792 ईस्वी में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। और जब मद्रास में 1792 ईस्वी में अलेक्जेंडर रीड ने इसको लागू कर दिया तो इसके बाद टॉमस मुनरो लगभग 1820 ईस्वी में, टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में, नाम लिख देते हैं, याद रखिएगा, टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में पूरे के पूरे मद्रास में लागू कर दिया था। और सबसे पहले लागू भी मद्रास में हुआ था। और ये रैयतबारी व्यवस्था का बात कीजिएगा तो कुल भूमि के 51%, कुल भूमि के
कुल भूमि के 51% पर क्या था, लागू था। पूछ रहा है कि सबसे पहले ये लागू कहां हुआ था, तो सबसे पहले ये लागू आपका हुआ था मद्रास में। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट। आगे, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सबसे पहले एक बार आप ऑप्शन नंबर बी को सुधारिए। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा सी वाला दोबारा टाइपिंग हो गया, यहां पर कर लीजिएगा एक सिद्धू, एक सिद्धू और एक कर लीजिएगा कान्हू। अब इसका आंसर निकालिए, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह का अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में भर भर करके ये सब क्वेश्चन करवाए हुए हैं लाडो किताब में। हम इसलिए बोलते हैं कि लाडो किताब में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आर्ट पेपर का नहीं दिया गया है। और जब इसका साइंस का वॉल्यूम आएगा तक आप बात कीजिएगा तो संथाल विद्रोह का जो नेता था, वो नेता में नाम आता है किसका, उस नेता में नाम आता है सिद्धू और कान्हू का। तो सिद्धू और कान्हू इसके नेता थे, जो कि 1855-56 में 1855-56 में क्या हुआ था, ये संथाल विद्रोह संथाल परगना में हुआ था और इसके नेता सिद्धू और कान्हू थे। लेकिन संथाल विद्रोह में केवल सिद्धू और कान्हू ही भाग नहीं लिया था, बल्कि इसके दो और भाई थे, सिद्धू कान्हू। इसके साथ साथ एक भाई था भैरव, एक भाई था भैरव और एक भाई था चांद, एक भाई था चांद। ये टोटल आपका 4 भाई था। ये टोटल आपका यहां पर बात कीजिएगा तो 4 भाई था। ये 4 भाई ने मिल करके संथाल विद्रोह में क्या किया था, भाग लिया था। और 4 भाई के अलावा एक अलग जोड़ा 2 बहन की थी, एक अलग जोड़ा 2 बहन की थी, फूलो और झानो। फूलो और झानो, फूलो और झानो ने भी मिल करके संथाल विद्रोह में भाग लिया था। अर्थात संथाल विद्रोह का नेता का बात कीजिएगा, सिद्धू कान्हू तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ भैरव इसका भाई, चांद इसका भाई और 2 बहन थी, एक थी आपका फूलो, एक थी झानो। ये मिल करके भाग लिया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट उत्तर आप मार लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन था, जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। सत्य शोधक समाज का अगर बात कीजिएगा तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था और इनका जो प्राथमिक जोर था वो सत्य की खोज था और इसको लेकर के ये प्रचार प्रसार किए, जिसमें इनका एक पत्र था ज्योतिबा फूले का। अगर बात कीजिएगा तो ज्योतिबा फूले का भी एक पत्र था और उस पत्र का नाम था दिनबंधु। दिनबंधु में इसने क्या किया, प्रचार प्रसार किया। दिनबंधु में इसने प्रचार प्रसार किया, दिनबंधु में प्रचार प्रसार किया। इसके बाद एक पुस्तक इनका हुआ करता था, एक पुस्तक हुआ करता था ज्योतिबा फूले का और उस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी, कॉल आ रहा है छोटे मोबाइल पर, 1 मिनट रुकिएगा। जो है इनका पुस्तक था गुलामगिरी। गुलामगिरी में भी इसने क्या किया, सत्य शोधक समाज का अपना प्रचार प्रसार करने का काम किया। अर्थात इसका संस्थापक जो थे वो थे ज्योतिबा फूले और 1873 ईस्वी में क्या किया गया था, इसका स्थापना किया गया था 1873 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। विभाजन, बंगाल विभाजन का अगर बात करें तो बंगाल विभाजन जुलाई 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी और यही बंगाल विभाजन जो है आगे चल करके 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को क्या हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह बंगाल विभाजन लागू हो गया, लागू कर दिया गया। और इसी को देखते हुए, इसी बंगाल विभाजन को देखते हुए कहा कि विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह आकर के गिरा है। यह कथन था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। किसका था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। राइट उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ए, ए। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो नाइटहुड की उपाधि लौटाया था रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया। और साथ ही साथ शंकरन नायर का बात कीजिएगा तो शंकरन नायर जो है उस समय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में काम कर रहा था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शंकरन नायर क्या कर रहा था, ये काम कर रहा था। और शंकरन नायर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नाइटहुड की उपाधि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर लौटाए, नवीननाथ टैगोर लौटाए, नवीननाथ टैगोर। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया, ये सब बदनाम क्वेश्चन है, कौन नहीं जानता, राजकुमार शुक्ल। और मिले कहां थे गांधी जी से, लखनऊ में, लखनऊ में। और सबसे पहले गांधी जी का जो सत्याग्रह शुरू हुआ था वो बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था, नील की खेती से संबंधित था, नील की खेती से संबंधित था। आगे,
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। लाला हरदयाल याद है ना जी। मॉडर्न हिस्ट्री में सब क्वेश्चन है कि नहीं है? आप लोग बताइए मॉडर्न में है कि नहीं है? है। इसके बाद चटगांव शस्त्रागार छापा 1930। 1930 बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1916। 1916 और केंद्रीय असेंबली में बम कांड, बम फेंका गया था 1929। 1929 1929 तो सबसे पहले 1913 एक, फिर 16 एक, 3 1 3, उसके बाद आपका 4 1 3 4 2। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बी भगत सिंह, ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ है। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? सुखदेव भगत सिंह राजगुरु का अगर बात कीजिएगा तो ये 1928 ईस्वी में क्या किए थे? एक आपका पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था जॉन सॉन्डर्स। एक पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था जॉन सॉन्डर्स। जॉन सॉन्डर्स को क्या किया? ये गोली मार करके हत्या कर दिया। और जब जॉन सॉन्डर्स को 1928 में गोली मार करके हत्या कर दिया, उसी में ये तीनों को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करके फांसी की सजा सुना दी गई। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को क्या हुआ था? ये तीनों को फांसी हो गया। ये तीनों को फांसी हो गया। और सबसे कम उम्र का इसमें सुखदेव था। सबसे कम उम्र का इसमें सुखदेव था। राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1929 में अगर लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता का बात कीजिएगा तो उसकी अध्यक्षता आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? किया गया था। और इसी में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग का बात कीजिएगा तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था। और इसी समय से ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया। स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया। और सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। अर्थात यहां पर पूछा जा रहा है कि अध्यक्षता कौन निभाया था? वो अध्यक्षता निभाया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन निभाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सी सी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के द्वारा 1940 ईस्वी में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा सत्याग्रही कौन था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा अगर हम बात करें तो यह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था। जिसमें पहला था आपका कौन? पहला था विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा का बात कीजिएगा, तीसरा सत्याग्रही था आपका ब्रह्मदत्त। कौन था? ब्रह्मदत्त। तो तीसरा के बारे में पूछ रहा है तो तीसरा आपका था ब्रह्मदत्त। इस बात को याद रखिएगा। पहला विनोबा भावे, व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मदत्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट हो जाएगा। डी डी डी। आगे, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। और लाडो में यह भी क्वेश्चन है और इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कौन किया था बाबू? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी रिजर्व और आंतरिक यानी ट्रांसफर, आरक्षित या हस्तांतरित कर सकते हैं, हस्तांतरित ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय माना जाता है? आरक्षित के अंतर्गत अगर बात कीजिएगा जो शामिल था उस आरक्षित में आपका न्याय प्रशासन था, स्थानीय शासन नहीं था, हस्तांतरित में था, भू राजस्व था और पुलिस था। 1 3 और 4 हो जाएगा। ये आपका हस्तांतरित में था। हस्तांतरित। निम्नलिखित घटनाओं पर मुदकी का युद्ध कब हुआ है? मुदकी का लड़ाई 1845 में। मुदकी का लड़ाई 1845 में। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ है? 1781 में। पोर्टो नोवा 1781 में। इसके बाद सकरखेरा का युद्ध का बात कीजिएगा तो ये 1724 में। 1724 में। और बेदरा का लड़ाई ये आपका 1759 में हुआ था। 1759 में हुआ था। तो सबसे पहला आपका सही कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला आपका हो जाएगा 3 1724, 4 59, 2 81 या फिर 1800 वाला 1। 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिएगा जी, लिख लीजिएगा।
मेरे गांव में नहीं हो रहा, बीरपुर में नहीं हो रहा। शुरू से बता देते हैं। सबसे पहले 1912 वाला है। 1912 वाला में आप लोग ये जान लीजिए कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है बिहार और उड़ीसा ये दोनों को जो है बंगाल से अलग किया गया, बंगाल से अलग किया गया। 1936 वाला यहां पर है। 1936 में अगर बात कीजिएगा तो 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को अब उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। तो यहां पर पूछ रहा था तो ये हो जाएगा 2000 ईस्वी है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से आपका झारखंड अलग हुआ था, बिहार से आपका झारखंड अलग हुआ था। पूछ रहा उड़ीसा के बारे में तो 1900। दुखों से मुक्ति पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मार्ग बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में वर्णित है? गौतम बुद्ध के द्वारा जो आपका यहाँ पर 8 मार्ग दिया गया था और 8 अष्टांगिक मार्ग में बात कीजिएगा, सम्यक दृष्टि था, सम्यक संकल्प था, सम्यक वाक था, और ये तो 3 है, 5 और था, सम्यक कर्म। हम लिख देते हैं यहाँ पर कर्म, सम्यक लगा लीजिएगा, कर्म, जीविका, व्यायाम, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम के अलावा सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। ये आपका 8 अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। तो फिलहाल जो 3 दिया गया 3 मारिए और इस 5 को लिख लीजिए, 5 को लिख लीजिए, 5 को लिख लीजिए। भारतीय ब्रह्म समाज, इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन होता है। ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा को देख करके बहुत लोग राजा राम मोहन राय मारता है, लेकिन भारतीय अगर लगा देगा तो भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा मतभेद होने के बाद अलग हुआ और अलग होकर के ये अपना भारतीय ब्रह्म समाज को स्थापित किए। और भारतीय ब्रह्म समाज को 1866 ईस्वी में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और यहां पर देखिए युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष क्या जेबी कृपलानी थे? नहीं, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो ये आपका मतलब यहां पर पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो ये भी सुमेलित नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अल्पसंख्यक उपसमिति का अध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी, लिख लीजिएगा बगल में, एच.सी. मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार उपसमिति का अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी था? नहीं, इसके अध्यक्ष थे आपका जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति का के.एम. मुंशी? नहीं, के.एम. मुंशी नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद। कौन था आपका? राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल? नहीं, वल्लभ भाई पटेल नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो 1 2 3 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आगे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ, ठो लिख लीजिएगा, कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मतलब प्राचीन भारतीय काल में इतिवृत्ति, राजवंशीय इतिहास, मतलब जो भी बात होता है उसको याद करना है, जो भी घटना घटित हो रहा है, ये काम कौन कर रहा था? ये काम मागध नामक व्यक्ति कर रहा था, मागध नामक व्यक्ति कर रहा था। प्राचीन का क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिया गया, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ और इसलिए सफल हुआ क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, सब राजा अपने आप में जो है लड़ते रहता था, इसलिए ये सफल रहा। तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण यहां पर कर रहा है, सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आगे, मिस्र नील नदी का उपहार है। मिस्र जो है वो नील नदी का उपहार है, यह कथन किसका है? यह कथन कौन दिया था? मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन आपका हेरोडोटस दिया था। कौन दिया था? हेरोडोटस के द्वारा दिया गया था, हेरोडोटस के द्वारा दिया गया था। और सबसे पहले डेल्टा शब्द का अगर बात कीजिएगा, सबसे पहले जो नदी जो डेल्टा बनाती है, ये डेल्टा शब्द भी हेरोडोटस ही दिया था। इतिहास का बाऊ क्या है? इतिहास का बाऊ क्या है? इतिहास का बाऊ, इतिहास का पिता भी हेरोडोटस ही है। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और क्षेत्र। हरिकेन किस क्षेत्र में? अमेरिका में।
टाइफून चीन में, बिलीबिली जिसे टार्नेडो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और टाइफू ये जापान में, टाइफू जापान में। तो 3 4 1 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 3 4 1 2 ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहां से 10 गो होगा, 10 गो। ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, वो किस मंडल में होता है ये घटना? ऊंचाई के साथ तापमान जो गिरता है ये आपका क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में। रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है, ये आपका आयन मंडल में, आयन मंडल में। अधिकांश ओजोन समाहित है किस मंडल में? समताप मंडल में। ओजोन है आपका समताप में, और तापमान में गिरावट रुक जाती है, ये आपका क्षोभ सीमा में, क्षोभ सीमा में। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। किस भारतीय भूगोल शास्त्री ने ज्योग्राफी ऑफ पुरांस, ज्योग्राफी ऑफ पुरांस नामक पुस्तक लिखा है? ज्योग्राफी ऑफ पुरांस नामक पुस्तक लिखने का जो काम किया है वो किया आपका एस एम अली, एस एम अली के द्वारा किया गया। निम्नलिखित उपग्रह सीरीज में किसके पास सबसे पुराना दूर संवेदी प्रोग्राम है? ये आपका है लैंडसेट सीरीज के पास, लैंडसेट सीरीज के पास, लैंडसेट सीरीज के पास। किस द्वीप में जापान का चावल का कटोरा स्थित है? जापान का चावल का कटोरा का अगर बात कीजिएगा तो ये आपका होन्शु में है। जापान में टोटल आपका कितना? 4 बड़ा द्वीप है। जापान में टोटल आपका 4 बड़ा द्वीप है, जिसमें अगर बात कीजिएगा तो पहला होन्शु, पहला होन्शु, होन्शु के बाद जो दूसरा आता है वो आता है होक्काइडो, होक्काइडो, होक्काइडो। होक्काइडो के बाद अगर तीसरा बात कीजिएगा, होक्काइडो के बाद आपका आता है क्यूशु, 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 ये द्वीप का नाम है, ये द्वीप का नाम है। और चौथा में नाम आता है शिकोकू, 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 शिकोकू। और उसी में सबसे जो ज्यादा आपका बड़ा है वो आपका होन्शु है। होन्शु में बात कीजिएगा तो जापान की राजधानी टोक्यो शहर होन्शु द्वीप में है। इसके अलावा बात कीजिएगा सबसे बड़ा मैदान क्वांटो, 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 जापान का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? क्वांटो, क्वांटो होन्शु द्वीप में है। इसके बाद जापान का जो ज्वालामुखी है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, ये भी आपका होन्शु द्वीप में ही है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ये आपका होन्शु को कहा जाता है, होन्शु। भारत में जनसंख्या की गणना का कार्य शुरू होने के समय से ही किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने लगातार अनुकूल लिंग अनुपात बना करके रखा है, मतलब मैच्योर करके रखा है? तो अगर बात किया जाए इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, केरल। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर देखिएगा तो 1084 इसका लिंगानुपात रहा है, जो कि एक एवरेज हमेशा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात का बात कीजिएगा 938 है, 938 2011 के अनुसार ये हम बता रहे हैं, 2011 के अनुसार। इसके बाद मेघालय, मेघालय के आपका है 989, 989, और इसका है 1037। पुडुचेरी का है आपका 1037, 1037। तो राइट उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा हो जाएगा आपका केरल, राइट उत्तर हो जाएगा आपका केरल, केरल। बस 1-2 क्वेश्चन और बचा है, आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है? लॉरेंज वक्र का प्रयोग का बात कीजिएगा तो किसी तथ्य का सापेक्ष संकेंद्रण का पता लगाने के लिए। ए, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिएगा तो थोड़ा सा इसमें डाउट है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा। सी नहीं लगाइएगा, इसमें जो है डी नहीं लगाइएगा या सी नहीं लगाइएगा, थोड़ा सा डाउट है, मिलाने में डाउट है। इसको जो है हम अगले डिस्कशन में इसको हम क्लियर कर देंगे, अगले डिस्कशन में हम क्लियर कर देंगे। इसको जो है थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे एक बार आगे। बाढ़ रक्षित बस्तियां निम्नलिखित में समान रूप से कहां मिलती है? तो बाढ़ रक्षित बस्तियां निम्नलिखित में समान रूप में बात कीजिएगा तो ये आपका डेल्टा में मिलता है। कहां? डेल्टा में, डेल्टा में, डेल्टा, डेल्टा में। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, राइट उत्तर हो जाएगा ए। तो आपका सेशन